नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, मार्केट प्रोफाइल की इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैल्यू और प्राइस के बारे में कि एक सही ट्रेडर बनने के लिए हमें क्यों पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है। और जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें उस टाइम क्लियर होना चाहिए कि ये स्टॉक जो इसकी प्राइस है अभी वो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ और सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि जो प्राइस मूवमेंट चल रहा है या जो स्टॉक है उस स्टॉक में कौन सा ट्रेडर एक्टिव है। कौन सा ट्रेडर मींस दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर वो होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म, या जिसका जो टाइम होराइजन है वो छोटा होता है, उसको हम लोग कहते हैं वन टाइम फ्रेम ट्रेडर। और जो दूसरा ट्रेडर होता है जिसको जो लॉन्गर टर्म एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर। अब जैसा कि क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि जो वन टाइम ट्रेडर है उस ट्रेडर को फॉलो करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुबह जीरो बैलेंस के साथ आएगा और शाम को अपनी जो भी होल्डिंग होगी, उसको होल्डिंग नहीं कहूँगा, जो भी एक्टिविटी होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसको जीरो करके जाएगा। या मैं ये कहूँ कि आज कोई होल्डिंग लॉन्ग या शॉर्ट की है, उसको अगले 2 3 4 दिन में उसको जीरो कर देना है। हम लोगों का फोकस होगा लॉन्गर टर्म एक्टिविटी पे। एक्चुअली लॉन्गर टर्म जो एक्टिविटी है, या फिर मैं कहूँ कि अदर टाइम फ्रेम जो एक्टिविटी है, वो एक ऐसा ट्रेडर है जो मार्केट को मूवमेंट देता है। एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं ये, और जब ये मार्केट में आते हैं उस वक्त स्टॉक में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आज हमारा मेन फोकस है कि हम किस तरह से इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा ट्रेडर मार्केट में एक्टिव है, या मैं ये कहूं कि हमें वो स्क्रिप्ट चूज करनी है जिस स्क्रिप्ट में अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव हो चुका है। क्योंकि बेसिकली अभी जो वीडियो चल रहे हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक सही स्क्रिप्ट को चूज़ करें। और सही स्क्रिप्ट कौन सी होगी? पहली जो एक कंडीशन हम लोगों ने पहले रखा था कि हमें सही वैल्यू वाला स्टॉक चाहिए। हमें कोई भी स्टॉक ऐसा मिलता है जिसकी प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस है, उस स्टॉक को हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें मूवमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज एक नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि हम उस स्क्रिप्ट को रखते हैं जिस स्क्रिप्ट में अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये सारे वीडियोस जो हम लोग इसको अपलोड कर रहे हैं, ये सारे आप एज अ चैप्टर इनको ट्रीट कीजिएगा कि एक चैप्टर हमारा जो पहले वाला वीडियो था वो एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर हम आज ऐड कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग इस तरह के चैप्टर ऐड करते जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो जिसमें इंटरलिंक है सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से। तो हर वीडियो में कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँगा, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँगा, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसमें फिर से देंगे, क्योंकि वो चीज़ एक तो आपको भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी, और जो हमारा एक इंटरलिंकिंग प्रोसीजर है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब शुरू हम लोग करते हैं इस अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर, और ओवरऑल एक रेंज होती है, कैसे रेंज एक्सटेंड होती है, ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम पहचान रहे हैं, किस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर को वन टाइम जो ट्रेडर है उससे। तो ये चीज़ें एक तरीका है इसका कि जो मार्केट प्रोफाइल होती है उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को देख के हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर, या मैं कहूँ कि मार्केट प्रोफाइल की नॉलेज आपको जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जितना डीप वे में या जितनी आप इस पर मास्टरिंग करते जाएंगे, आपको उतना ज़्यादा पता लगेगा। एक प्रोफाइल की शेप देख के आप ये बता सकते हो कि इस
पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, पर्टिकुलर शेयर में जो ट्रेडर हैं वो क्या करने वाले हैं, जो भी इसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या जिनके पास एक होल्डिंग है, वो इसको किस डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं। पर ये चीज़ ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही चीज़ें हमें समझ में आएंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह का प्रोफाइल बन रहा है, पर्टिकुलर प्रोफाइल के कुछ नाम हैं, वो सारे की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल मार्केट है क्या, एक टू वे ऑक्शन होता है। टू वे ऑक्शन मींस मार्केट हमारा बैलेंस प्रोफाइल से इम्बैलेंस प्रोफाइल जाएगा, इम्बैलेंस प्रोफाइल से प्रोफाइल जो प्रोफाइल शिफ्ट होगा वो होगा बैलेंस प्रोफाइल की तरफ। तो हमें वेट करना होता है कि जब प्रोफाइल इम्बैलेंस हो गई हम वहां पर अपनी ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इम्बैलेंस प्रोफाइल हो चुका है, हमें एक ट्रिगर मिला है, अब वो एक बैलेंस प्रोफाइल की तरफ जाएगा, एक प्रोफाइल बैलेंस होगा, वहां हम उसको ट्रेड लेते हैं। या अगर स्टॉक का जो प्रोफाइल है वो बैलेंस्ड हो चुका है, हम वहां पर एक ट्रेड लेते हैं कि अब ये हमारा जो स्टॉक है वो इम्बैलेंस्ड होगा। चलिए अब हम लोग मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, दूसरी कैटेगरी है नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर। ओवरऑल हमें जो हम कहें कि मेजॉरिटी या ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर हमें नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर कम मिलते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं। तो मैं कहूँगा कि नॉन ट्रेंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके फॉर्म में वो एक डेवलप करते हैं एक स्ट्रक्चर को, और देन हमें एक अच्छा एक रिजल्ट मिलता है ट्रेंडिंग डे के लिए। तो हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्रेंड डे। स्ट्रक्चर ट्रेंड डे क्या है कि इस प्रोफाइल या इस दिन अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और ये इनिशियल बैलेंस को, इनिशियल बैलेंस मैं पहले भी बता चुका हूं, इनिशियल बैलेंस मींस 30 मिनट के जो 2 TP हो गए, मींस 1 घंटे का जो रेंज होगा उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल बैलेंस रेंज। तो ओवरऑल उस इनिशियल बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सटेंड करके ले जाते हैं। और अगर मैं बात करूं बाकी फैक्टर्स की, पीओसी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये जो प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया होता है उससे जैसे जैसे ये ऊपर या अप मूव या डाउन मूव, कोई भी मूव हो सकता है, तो वहां पर एक तो जो वॉल्यूम होता है वो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होता है। और नई जो डिमांड होती है, अगर सपोज मैं कहूं कि अप मूव है किसी स्टॉक में, तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर अपना प्राइस उसका बढ़ता हुआ जाएगा, तो वहां पर उसको नए बायर मिलेंगे और उसको वॉल्यूम मिलेगा कि जिससे फर्दर अप मूव आना स्टार्ट हो जाता है। या अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉक डाउन मूव में है, तो डाउन मूव में जाते टाइम उसको डाउन साइड में और ज़्यादा सेलर्स मिलेंगे जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा। और ओवरऑल एक जो हमारा डायरेक्शन है वो एक सिंगल वे डायरेक्शन होगा। अब हम अगर दूसरी तरह से समझते हैं कि पर्टिकुलर हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो रेंज है स्टॉक की, रेंज में शुरू का जो 1 घंटा है, 30 मिनट के जो ए और बी जो प्रिंट है, रेंज से मोर देन डबल जब हमारा एक्सपेंशन हो जाता है तब हम उसको आइडियली कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड ट्रेंड डे है। सपोज अगर हमारा एक 50 पॉइंट का इनिशियल रेंज है, तो मैं कहूंगा कि 50 पॉइंट प्लस 100 पॉइंट, वो स्टेज जो आती है वो आइडियल एक ट्रेंड डे होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि मार्केट इम्बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा मार्केट। और जो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल एक्चुअली बात है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, हम लोग एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। थ्योरेटिकल चीज ये है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है टोटल, उसमें 40% वॉल्यूम है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का है और 60% लॉन्गर टर्म या अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर का है। बट ऑब्वियस होगा क्योंकि अदर टाइम फ्रेम जो ट्रेडर होता है वही एक्टिव होता है, और जब भी अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव होगा आपको हमेशा एक एक्सेस मिलेगी। एक्सेस पहले भी आपको बताया है, एक्सेस मींस एंड ऑफ वन ऑक्शन बिगिनिंग ऑफ अनदर ऑक्शन, या अगर हम कहें दूसरी चीजों में बाइंग टेल या सेलिंग टेल हमें मिलेगी। तो मेरी हैबिट जनरली यही है कि मैं वो स्टॉक चूज करूंगा कि जहां पर मुझे बाइंग टेल या सेलिंग टेल मिल रही होगी, उसमें मुझे ये श्योरिटी है कि हाँ एक अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव हो चुका है,
जो हमें एक अच्छा मूवमेंट देगा। अब हम बात करते हैं अमर राजा बैटरी की। ये भी लेटेस्ट एग्जांपल है। मैं इसका लाइव चार्ट और ओपन इसका चार्ट और ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये अमर राजा बैटरी का चार्ट है। ये है 22 अप्रैल का चार्ट है ये। अब इसमें हम देखते हैं, मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट अगर करता हूं तो इस पर मैं लाइन और ड्रॉ करता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, आईबी इनिशियल बैलेंस की मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ए और बी। ट्रेंड डे में खास बात क्या होती है कि प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस को जनरली रिटेस्ट नहीं करती है। वो एक सिंगल हायर हाई बनाती हुई चली जाती है। अब आप देखो कि जो ए प्रिंट हमारा आया, ए प्रिंट की ओपनिंग हुई प्रीवियस डे के पीओसी से। मैं कई बार बोल चुका हूं कि कोई भी रिजेक्शन सपोर्ट पीओसी का स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हमारा कोई स्टॉक सपोर्ट प्रीवियस डे की पीओसी से सपोर्ट लेके अप मूव लेता है या प्रीवियस डे की पीओसी से रिजेक्शन लेके डाउन मूव लेता है, वो जो मूव होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता है, या मैं कहूं कि मोस्ट रिलायबल मूव होता है। अब अगर हम ए पीरियड को देखते हैं तो ए पीरियड की स्टार्टिंग में ए 1 और 2 दो टीपीओ हैं डाउन साइड में और 4 टीपीओ हैं अप साइड में। तो एक हमारा इंडिकेशन पहला ये आया कि इसने जो ओपनिंग की हायर साइड में इसने जाने की कोशिश की। अब ये अपमूव कैसे आया हम लोग कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग अभी केवल ट्रेंड डे को करते। इसके बाद बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट, ई प्रिंट, किसी भी प्रिंट ने अपने पिछले प्रिंट के जो लो है उसको टच नहीं किया है। ओवरऑल हम लोग देखें एक, और इनिशियली जो इसमें एक सिंगल प्रिंट बना। सिंगल प्रिंट आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिंगल प्रिंट मतलब कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा ट्रेडर आया जिसने कि एकदम से मार्केट को एक अच्छा मूव दिया। इवन जब भी आपको सिंगल प्रिंट मिलेगा वहां आपको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई मिलता है, क्योंकि इतनी हैवी क्वांटिटी वहां पर होती है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ पाता। देखो एकदम ड्राई वॉल्यूम है, इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर। जब भी सिंगल प्रिंट बनेगा तो वो लेवल आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए अपने चार्ट पर कि यहाँ पर हमारा सिंगल प्रिंट है। ओवरऑल देखिए हायर हाई बना था, वो चला गया स्टॉक। और जो टॉप है अपना, जो क्लोजिंग है ट्रेंडिंग डे में, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमारी टॉप पर होनी चाहिए। अब मैं इसको स्प्लिट्स का खत्म करता हूं। अब आप देखो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है एक आइडियल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब अगर आप इस डे में सपोज हमने कहा एंट्री ली, हम इस पे एंट्री नहीं ले पाए, तो एक बार इसको, मतलब जो मेरी टेंडेंसी, मैं आपको वही टेंडेंसी बता रहा हूं कि हाँ इसका हम अभी वॉल्यूम चेक करते हैं। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ कि ये जो टेबल दिखाई देती है, इस टेबल में क्या क्या चीजें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है। इस टेबल में हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल लेवल होते हैं, इनिशियल बैलेंस कितना है, रेंज कितनी है, रोटेशन फैक्टर कितना है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज होती है कि स्टॉक का वॉल्यूम कितना है। ये स्टॉक का इसमें वॉल्यूम दिख रहा है हमें। तो अब हम ये देखते हैं कि यहां पर हमारा अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर आ चुका है जिसने एक एंट्री ली। प्रोफाइल, अभी हम लोग दो प्रोफाइल और डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल मुझे ये प्रोफाइल बहुत रिलायबल लगती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ने कहीं एक्यूमुलेशन नहीं लिया, एक जगह से स्टार्ट किया है और क्लोजिंग अपने टॉप पर दी है। और इस दिन जो हमारा वॉल्यूम है वो है हमारा 2385 के, ये हमारा वॉल्यूम है। अब इसके आगे की चीज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे का जो मूवमेंट होता है उसको एक बार आप नोटिस कीजिएगा कि स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है। इसका जो हमारा वॉल्यूम है 22 अप्रैल का, ये हमारा वॉल्यूम है 2385 की। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसने एक लेवल से रिजेक्शन लिया है। और अगर हम देखते हैं इसका वॉल्यूम हमारा कितना हुआ, जो 22 की ये जो है 22 को वॉल्यूम हमारा 2385, इसके बाद 23 को हमारा वॉल्यूम 1265। मतलब ये है कि वॉल्यूम लगभग हाफ हो गया। इसके बाद जो 1265 का वॉल्यूम है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर वॉल्यूम देखते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है 995। मतलब ये है कि वॉल्यूम हमारा और कम हो गया। अब आप स्टॉक का अगले 1 या 2 दिन में मूवमेंट फिर चेक करना कि इस स्टॉक ने
लगभग इस एरिया में, या मेरे को जिस एरिया पे है उससे थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद फिर इसने मूवमेंट कैसा दिया, इसने अप मूव दिया या इसने डाउन मूव दिया, वो चीज़ आप एक बार चेक करना, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और आने वाले 1 या 2 दिन में वॉल्यूम आप नोट करते हुए जाना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मैंने जो मेन बार है, जो मेन डे है, वहाँ से मैंने वॉल्यूम नोट करना शुरू किया। एक्चुअली एक एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, जब भी मुझे इस तरह का कोई स्टॉक मिलता है तो मैं उसको अपनी लिस्ट में रखता हूँ और उसकी डिटेल पूरी नोट करता हुआ जाता हूँ कि आज इसका वॉल्यूम इतना है, पीओसी लेवल इतना है, वैल्यू एरिया ये है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू एरिया किस तरह से मूव कर रहा है। जस्ट ये सारी चीजें इस वजह से है कि आप धीरे धीरे चार्ट को रीड करना सीखो, क्योंकि हम इस जो मेन डे है इस डे को हम इजीली कैच नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले की प्रिपरेशन या इसके बाद की प्रिपरेशन हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अब आप इसको अगले 1 या 2 दिन आप देखो, फिर इसको देखो कि मूवमेंट कैसे आता है, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल है हमारा ये एशियन पेंट का। अब जो ये दोनों एग्जांपल हैं, इस दोनों एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मार्क इसका प्रोफाइल का ओवरऑल एक सा गया है, कहीं वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ता हुआ गया है और अपने टॉप पर क्लोजिंग दी है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं एशियन पेंट का। मैं एशियन पेंट का चार्ट और ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हम एशियन पेंट को देखते हैं। एशियन पेंट ने देखिए क्या किया कि सबसे पहले जो इनिशियल रेंज है हमारी, वो इनिशियल रेंज है, हम इसमें मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे इनिशियल रेंज हमें क्लियर रहेगी। ये बी प्रिंट का टॉप हो गया और ये हमारा ए प्रिंट का बॉटम हो गया। तो ओवरऑल जो हमारी रेंज है 177, लगभग 70 या मैं कहूँ 65 पॉइंट की रेंज है। और इसके बाद जो रेंज एक्सटेंड हुई है, लगभग इतनी ही रेंज एक्सटेंड हुई है, मतलब हाफ हाफ है अभी। अब इस चीज़ को खैर एक ट्रेंड है तो है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसने मूवमेंट किया है। मैं इसको स्प्लिट करता हूं प्रोफाइल को। ये मैंने इसको प्रोफाइल को स्प्लिट किया। अब आप दोनों प्रोफाइल में, मैं दूसरी प्रोफाइल भी इसको यहीं पर स्क्रीन पर लगाता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना हमें। अब आप देखो, हम देखते हैं बायर का कॉन्फिडेंस कितना है, हम किस तरह से कॉन्फिडेंस देख रहे हैं बायर का। यहां से प्रिंट ने चलना शुरू किया, प्राइस ने सॉरी चलना, अपना मूवमेंट यहां पर स्टार्ट आया, और ओवरऑल मार्केट ने कहीं भी कॉन्फिडेंस इसमें लूज नहीं किया है। अब हम एशियन पेंट की बात करते हैं। एशियन पेंट ने कहीं ना कहीं एक टॉप पर जाकर होल्ड होना शुरू किया। यहां पर आकर अगर एक मैं बॉक्स बनाऊं, ये एक छोटा सा बॉक्स बनाए, तो इतने एरिया में आकर प्राइस थोड़ा सा होल्ड हो रहा है। अब एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूं कि इसका आप फ्यूचर मूवमेंट चेक करो कि आने वाले दिनों में एशियन पेंट किस तरह से मूव देगा और अमर राजा बैटरी किस तरह से मूव देगी। तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि चार्ट, जो लैंग्वेज है चार्ट की, वो किस तरह वर्क कर रही है और आपका प्रिडिक्शन किस तरह से आ रहा है। अब हम दोनों प्रोफाइल में अगर डिफरेंस देखते हैं तो एशियन पेंट ने ओवरऑल यहां पर आकर, टॉप पर आकर एकदम से वॉल्यूम को एक्यूमुलेट किया है। और स्ट्रक्चर की आप शेप देखो कि कुछ हद तक ये यहां पी शेप इसने बनना स्टार्ट किया है। एक इसके अलावा चीज और है कि जब भी, अब हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो बैलेंस से इम्बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब भी टॉप पर जाने या किसी भी लेवल पर जाने के बाद अगर आपको एक प्राइस लेवल पर 5 या 5 से ज्यादा टीपीओ जब दिखाई देने लगे, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूं कि पर्टिकुलर एक रेंज पर आपको कई सारे टीपीओ दिखाई देने लगे, तो आप ये सोचो कि यहां पर आकर जो जो स्टॉक है उसको एक फेयर प्राइस प्राइस मिलना स्टार्ट हो गया है। फेयर प्राइस मींस मार्केट एक्चुअली क्या करता है, मार्केट इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जा रहा है। अगर हमारा स्टॉक इम्बैलेंस है तो प्राइस हमारी अपमूव जा रही है। अपमूव क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको एक फेयर प्राइस की सर्च है, और जहां पर उसको फेयर प्राइस मिलेगा, जहां बायर और सेलर को ये समझ में आएगा कि ये फेयर प्राइस है, वहां पर प्राइस होल्ड होना शुरू हो जाएगा। और जिस लेवल पर आप देखो कि 5 टीपीओ, 5 से ज्यादा टीपीओ एक लेवल पर रुक रहे हैं,
तो फिर एक बार आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। ये हम लोग का एक कैलकुलेशन है, हम लोग की एक रीडिंग है कि मार्केट को या मेरे को पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है उसको एक फेयर प्राइस मिल गया है, इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो वो स्टॉक हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और अपने अगले सिग्नल के लिए कि जहां हमें ट्रिगर मिलेगा कि यहां से एक सेल साइड आ रही है, हम वहां से स्टॉक को सेल करेंगे। और ऐसा ही रिवर्स साइड है कि अगर स्टॉक कोई डाउन मूवमेंट ले रहा है और डाउन मूवमेंट में जाके कहीं टीपीओ लाइन से बन रहे हैं, एक लेवल पे टीपीओ आ रहे हैं, मींस कि जो स्टॉक ने डाउन मूव लिया था अब उस स्टॉक को एक फेयर प्राइस मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आप देखोगे वहां एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, वहां वॉल्यूम का जो एक्यूमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक इंडिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सेम पॉइंट से वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम वहां से उस स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखेंगे जब तक कि हमारे लिए एक नेक्स्ट ट्रिगर रेडी होता है बाई करने के लिए। तो अब आप इसको एशियन पेंट को देखोगे अगले 2-3 दिन कि ये मूवमेंट किस तरह से दे रहा है। इसमें हमने देखा कि एक इलोंगेटेड प्रोफाइल बनी, एक ट्रेंड डे बना, बीच में ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पुअर है और हमारी 2 सिंगल प्रिंट लाइन है। इसके बाद जो हमारा मेन डे है मीन्स 22 अप्रैल, हम इसको वॉल्यूम अपना चेक करेंगे। इस पर हमारा जो वॉल्यूम है वो 3726 के है। नेक्स्ट डे जो वॉल्यूम हुआ वो 2573 हुआ, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ। और इसके बाद जो वॉल्यूम हमारा आया वो 2743 हुआ। मींस ओवरऑल एक ये लगभग बराबर वॉल्यूम है और प्राइस जो प्रोफाइल है उसने अपनो बैलेंस करना शुरू किया। अब नेक्स्ट डे आप इसका नेक्स्ट डे अगले 2-3 दिन आप इसका मूवमेंट चेक करो और नोट करो कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसके वैल्यू एरिया में, इसकी पीओसी में और ओवरऑल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया। एक शीट पे आप नोट करो अगले 3-4 दिन के लिए, तो वो काफी इजी हो जाएगा। एक्चुअली आपके लिए प्रैक्टिस करना काफी इजी हो जाएगा कि किस तरह से स्टॉक हमारा मूव कर रहा है। अब एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं। एक्चुअली मैं आपको 3 एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड डे के, और 3 की अलग अलग शेप है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि शेप भी, आप जब शेप देखोगे तो शेप देख के आपको समझ में आएगा कि स्टॉक अब किस तरह से मूव करेगा। हिंदुस्तान लीवर, जस्ट इसका चार्ट में ओपन करता हूं जरा। ये हमारा हिंदुस्तान लीवर का चार्ट है। अब इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, और इस पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं इनिशियल बैलेंस की। बी प्रिंट का ये टॉप हो गया और हमारा ए प्रिंट का बॉटम हो गया। मतलब हमारा जो रेंज हुआ वो रेंज हुआ हमारा, जस्ट अ मिनट, 2 काफी छोटी रेंज है इसकी। ये हमारा ओवरऑल रेंज है और इसके बाद स्टॉक ने एक एक्सटेंड दिया है। अब एक हमने वॉल्यूम देखा, एक हमने सॉरी प्रोफाइल हमने देखा अमाराजा बैटरी का, कि जिसमें प्रोफाइल इलोंगेटेड थी और सेम वे में हमारा वॉल्यूम भी डिस्ट्रीब्यूट था। दूसरा हमने एग्जांपल देखा एशियन पेंट का, जिसमें टॉप पर जाकर वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ। अब एक स्ट्रक्चर हम लोग ये देख रहे हैं, क्लोजिंग हमारी टॉप पर है लेकिन वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि जिस तरह हम इस पर एक बिलीव कर पाए कि ये हमारा और आगे अपमूव आएगा। तो ओवरऑल जब स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी हो जाए तो आप साथ में देखोगे प्रोफाइल ने कहां पर एक्यूमुलेशन किया है वॉल्यूम का, या मैं कहूँ कि किस तरह से टीपीओ ने जो प्लेसिंग है वो टीपीओ की प्लेसिंग किस तरह से है। अब आप एक इस प्रोफाइल को देखो और इसके बाद आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, कि अगले दिन मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट ने जो मूव दिया वो आपको ये क्लियर है ही। तो जस्ट आप प्रोफाइल, एलोंगेटेड प्रोफाइल अगर आ रही है तो आप साथ में ये देखो कि शेप कैसी आ रही है प्रोफाइल की, ठीक है ना। अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वो है डबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक ट्रेंड डे होता है, पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों कहते हैं वो मैं आपको, मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंड डे हुआ, ट्रेंड डे में बायर ओपनिंग पॉइंट के साथ एक्टिव होते हैं और स्टार्टिंग से ही मार्केट को सिंगल डायरेक्शन में लेके जाना शुरू करते हैं, आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड। वो हमारा हो गया नॉर्मल ट्रेंड डे। अब मैं बात करूं डबल डिस्ट्रीब्यूशन। डबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक क्लियर ये नहीं हो पाता है कि यहां पर बायर एक्टिव हैं या यहां पर सेलर एक्टिव हैं, ये हमें क्लियर नहीं हो पाता है। ऑल ऑफ दी सडन क्या होता है कि एकदम से प्राइस अपने उस पर्टिकुलर जो रेंज है उस रेंज को ब्रेक करती है और
दूसरे रेंज में जाके, एक दूसरे एरिया में जाके ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो दो अलग अलग जोन बन जाते हैं। दो अलग अलग जोन मींस एक तो हमारा जोन हो गया स्टार्टिंग में जहां पर एक जो ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडिंग रेंज विद वॉल्यूम एक्यूमुलेशन, सडन उसमें गैप आया, अपसाइड कहें या डाउन साइड कहें, उन्होंने गैप अप किया या गैप डाउन किया, और उसके बाद एकदम से वो रेंज चेंज हुई। जनरली क्या होता है कि इसमें एक सिंगल प्रिंट बन जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा बनेगा, लेकिन जनरली बन जाता है इसका सिंगल प्रिंट। अब ये जो गैप होता है इसके डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, जो गैप होता है, बीच में गैप जो सिंगल प्रिंट आया या जो बीच में गैप आया, वो जो गैप है हमारा, वो गैप हमारा काम करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से। तो जब भी मेरी हैबिट ये है कि जब भी मुझे डबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर मिलता है, मैं उसको हमेशा नेक्स्ट डे या अगले 2-3 दिन अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूं, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि एक ही डायरेक्शन देगा। अगर डबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और क्लोजिंग हमारी अपर हाफ में हुई है, तो एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि ये हमारा स्टॉक एक अप मूव देगा, और अगर वाइस वर्सा होता है, स्टॉक ने गैप डाउन करके नीचे की साइड आके क्लोजिंग दी है रेंज में, तो यहां पर हम ये सोच के चलते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक हमें डाउन मूव देगा, और जो बीच का एरिया होगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बीच का जो एरिया होगा, वो एरिया हमारा एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस हमारा वर्क करेगा। अब एक चीज इसमें और भी है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कंटेक्स्ट क्या चल रहा है। कंटेक्स्ट तो हमें सब में देखना पड़ता है, लेकिन जब डबल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो थोड़ा सा चीज आप ये देखो कि इससे पहले ट्रेडर, इससे पहले बायर सेलर क्या करना चाह रहे हैं, वो किस साइड अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउन साइड, वो चीज हमें देखनी होगी। अब एग्जांपल मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं, ये CSE का एग्जांपल है, जस्ट अ मिनट। ये हमारा CESE का एग्जांपल है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, इस बॉक्स को जरा उठाता हूं, इस प्रोफाइल को हम स्प्लिट करते हैं। ये मैंने प्रोफाइल स्प्लिट किया। अब इसमें हम देखते हैं ABCDEF, एफ प्रोफाइल तक मार्केट रेंज बाउंड रहा, एकदम रेंज में है मार्केट। इस टाइम तक हमें लगेगा कि नहीं, आज ये कोई हमें मूवमेंट नहीं देगा। ऑल ऑफ सडन क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ऑल ऑफ सडन जो प्राइस है, प्राइस ने एकदम से अपने लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वो दूसरे एरिया में अपने आप को शिफ्ट किया और यहां पर होल्ड किया अपने आप को। अब जैसा मैं कह रहा था कि जनरली सिंगल प्रिंट होता है, यहां देखिए सिंगल प्रिंट बना। सिंगल प्रिंट बना मींस ये जो गैप है, ये गैप हमारा एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करेगा। मैं इसको एक छोटा सा जोन ड्रॉ कर देता हूं, जो हमें हेल्प करेगा आगे की चीज समझने में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे स्टॉक ने क्या किया। नेक्स्ट डे स्टॉक ने ओपन टॉप पर किया। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, ये प्रोफाइल मैंने स्प्लिट किया है। नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई, वो ओपनिंग हुई हमारी वैल्यू एरिया के ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं और इसमें डिस्कस करता हूं कि जो ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग भी काफी हद तक मैटर करती है। अब ओपनिंग हम लोग किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारी ओपनिंग है, अगर हमारी ओपनिंग प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर है, जो वैल्यू एरिया है उसके अंदर अगर ओपनिंग होती है, तो हम इस चीज को कहेंगे ये बैलेंस्ड ओपनिंग है। अभी बैलेंस्ड है स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सिचुएशन कल थी, वैल्यू एरिया का मतलब यह है कि वो एरिया एक्सेप्ट किया गया है बायर और सेलर दोनों की तरफ से। अगर ओपनिंग हमारी प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया में है, तो हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस है अभी। दूसरा हमारा सिनेरियो आता है कि ओपनिंग हमारी वैल्यू एरिया के ऊपर हुई, लेकिन स्टॉक की जो रेंज है उस रेंज के अंदर हुई, सेकंड सिनेरियो। इस सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस है स्ट्रक्चर, तो ये एक्सपेक्ट हम करके चलते हैं कि ये मूवमेंट हमें ज्यादा देगा, या ये ज्यादा इम्बैलेंस है तो इस पर मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए। श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक जो थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस इस तरह से हमारा स्टार्ट होता है।
थर्ड हमारी जो होती है ओपनिंग, वो ओपनिंग है वैल्यू एरिया से भी ऊपर या नीचे ओपन हुआ है, और स्टॉक की जो रेंज है उस रेंज के भी ऊपर या नीचे ओपन हुआ है, तो वो हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई, जो हमारी हाईली इम्बैलेंस्ड कैटेगरी होती है। तो ये जब ओपन होता है, ओपन होने के साथ आपको ये देखना चाहिए कि ओपनिंग पॉइंट कहां पर है। तो ये आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा क्लियर करता है कि हमें आगे किस तरह से ट्रेड सर्च करनी है, किस तरह से ट्रेड देखनी है। अब हम इसकी बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बना, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्टॉक ने ओपन किया, ओपनिंग हमारी वैल्यू एरिया के ऊपर हुई। अब हम यहां देखते हैं कि सिर्फ एक प्रिंट हमारा ऊपर गया, ए प्रिंट, और बाकी सारे के सारे प्रिंट नीचे हैं। तो थोड़ा सा एक मार्केट ने हमें यहां इंडिकेशन दिया वीकनेस का, 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 इसमें जो है ए वो नीचे हैं और एक हमारा ए ऊपर है। तो थोड़ा सा एक हमें डाउन साइड का लगा कि इसमें डाउन साइड हो सकता है। इसके बाद बी इनसाइड है, सी इनसाइड है, मतलब यहाँ बायर और सेलर कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि डायरेक्शन किस साइड होनी चाहिए। इसके बाद डी प्राइस ने, जो डी प्रिंट है, डी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया। जो मैं वर्ड यूज करता हूँ रेंज को एक्सटेंड किया, मतलब जो हमारी रेंज है, इनिशियल बैलेंस जो रेंज है, उस रेंज को एक्सटेंड किया डी प्रिंट ने। डी प्रिंट ने एक्सटेंड किया और उसको फॉलो थ्रू मिला हमारा ई प्रिंट से। ई प्रिंट ने और नीचे डाउनसाइड किया। अब जो हमें चीज आगे देखनी है कि ये ऑक्शन कहां तक जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो ऑक्शन हमारा गया, वो ऑक्शन ने जो होल्ड किया है लेवल, वो प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया लो पर किया है। इसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया, लेकिन जो हमारा ये रेंज बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आके अपने आप को उसने होल्ड किया, और अल्टीमेटली इसी एक एरिया के अंदर इसने ट्रेड रुकी, और मतलब कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इस दिन में कोई रेंज हमारी ब्रेक नहीं हुई, स्टॉक ने कुछ हमें खास मूवमेंट नहीं दिया, क्योंकि अगर हमें शॉर्ट भी करना है स्टॉक, अभी हाँ जो थॉट प्रोसेस हमारा बाई साइड का है, लेकिन अगर हम शॉर्ट भी करेंगे, हमें हर पोजीशन के लिए कोई भी हो, अगर हमारा शॉर्ट साइड जाएगा या बाई साइड जाएगा, वो हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी होती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मार्केट में न्यूट्रल माइंड से आना है, लेकिन हाँ थॉट प्रोसेस हमारा चलता रहता है कि ये स्टॉक किस साइड जाना चाहिए। अब जो क्लोजिंग आई स्टॉक की, वो क्लोजिंग एग्जैक्ट वैल्यू एरिया लो पर आई। इसने लो को अभी ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्ट वैल्यू एरिया लो पर हमारी जो क्लोजिंग है वो आई। अब नेक्स्ट देखिए स्टॉक ने क्या किया। नेक्स्ट डे स्टॉक ने ओपनिंग जो आई हमारी, वो आई प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के अंदर, मींस अभी हमारा स्टॉक बैलेंस्ड है। और इसके बाद स्टॉक जो बी प्रिंट है, बी प्रिंट अगेन इनसाइड, मतलब यह है कि अभी बायर और सेलर कोई भी यहां पर अभी डायरेक्शन को लेके श्योर नहीं है। अब मैं इसको एक एक्सटेंड करता हूं इस वैल्यू एरिया लाइन को, मतलब 31 की वैल्यू एरिया लाइन को। अब हमारा जो ए प्रिंट था, ए प्रिंट ने नीचे रेंज थोड़ी सी नीचे गई चेक करने के लिए यहाँ पर कोई सेलर है या नहीं है। बी प्रिंट इनसाइड था, लेकिन इसे सपोर्ट लिया है 31 मार्च की वैल्यू एरिया लो को। और इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, देखिए स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारा ये रेंज था, जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस प्राइस से ऊपर आया सी प्रिंट, और देन एक प्रॉपर फॉलो थ्रू के साथ सीएससी का जो स्टॉक है वो अप मूव एक देता ही हमें चला गया। और उसके बाद स्टॉक ने खैर अच्छा मूव किया है, लेकिन मेरी जो चीज़ है कि हम लोग अभी केवल जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग केवल उसको देख रहे हैं। अगर अब दूसरे सेंस में बात करते हैं, एक मैंने आपसे वर्ड पहले भी यूज़ किया है, बैलेंस एक वर्ड होता है। तो यहाँ में 3 दिन का बैलेंस मिला। 3 दिन के बैलेंस को होल्ड करने के बाद फिर एक स्टॉक ने हमें बहुत अच्छा मूव दिया। तो बैलेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम लोग केवल डबल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ, अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं डिवीज लैब का। इसका भी मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये एग्जांपल है हमारा डिवीज लैब का। अब देखिए इस स्टॉक ने कैसे किया। पहले मैंने इसको स्प्लिट किया प्रोफाइल को। अब हम ये देखते हैं कि ए बी, प्रिंट बना देता हूं इसको, ये ठीक है। ए बी सी डी, डी प्रिंट तक स्टॉक ने एक बहुत छोटी सी अपनी रेंज बना के रखी,
और रेंज बनाने के बाद ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि कोई एक बड़े ट्रेडर आए मार्केट में और उन्होंने प्राइस को एकदम से चेंज हायर साइड में लेके गए और एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बना। आप देखो कि एक तो हमारा एरिया ये है, सिंगल प्रिंट बना, और फिर उसके बाद पूरा दिन एक जो हमारा रेंज है उस रेंज के ऊपर होल्ड किया और अच्छा खासा हमारा वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया। तो एक हमारा ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। और इसका जैसा कि मैंने कहा कि हम फिर ये देख एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर जो क्लोजिंग है वो हायर साइड में हुई है तो एक अप मूव के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, और डाउन साइड में है तो हम एक डाउन मूव के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं ही। तो जस्ट एक थॉट प्रोसेस रखो कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कंटेक्स्ट देखो कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चल रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है हमारे लिए समझना। अब हम बात करते हैं जो हमारे नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल डे। नॉर्मल डे क्या होता है? नॉर्मल डे का मतलब यह है कि इस दिन अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव नहीं है ज्यादा, और अगर अदर टाइम ट्रेडर एक्टिव नहीं है तो आप ये सोचो, आप ये मान के चलो कि उस दिन वो स्टॉक बहुत आपको बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। इसके साथ नॉर्मल ट्रेडिंग की जो करेक्टरिस्टिक है वो अगर मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 85%, या मैंने मेंशन किया भी है 80%, 85% यही होगा कि जो इनिशियल बैलेंस की रेंज है उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहता है, मतलब कोई खास उसका मूवमेंट नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज़्यादातर जब भी देखते हो तो जो नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वही बनते हैं मार्केट में। उसको हमें ऐड करना होता है अकॉर्डिंगली कि कितना बैलेंस हो गया या किस तरह से ट्रेड का जो प्रोफाइल है, स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे की ट्रेड देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसी तरह के डेज मिलते हैं। तो 85% जो चीज़ होती है कि इनिशियल जितना भी हमारा रेंज है उस इनिशियल रेंज के बीच में ही ये ट्रेडिंग करते रहते हैं। और थ्योरेटिकल अगर बात बोलते हैं कि इसमें हमारा 80% जो वॉल्यूम होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का होता है, और 20% हमारा जो वॉल्यूम होता है वो लॉन्ग अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर का होता है। अब इसका एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। हमारा जब बैटरी का एग्जाम, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हम लोग बात करते हैं 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो जो इसका इनिशियल रेंज है, इनिशियल रेंज ए और जो बी प्रिंट हैं, पूरे दिन स्टॉक ने केवल उसी रेंज के बीच में ट्रेडिंग की है। मतलब इवन कि जो ए हमारा प्रिंट है उस प्रिंट के बीच में पूरे दिन ये ट्रेड करता रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल डे है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है हिंदुस्तान लीवर का। इसको अभी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। एक ये चार्ट है, सेम स्ट्रक्चर कि एक जो इनिशियल रेंज है लगभग उसके अंदर, ये तो खैर पूरी तरह से उसके अंदर है, लेकिन मैं कहूँगा लगभग उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डे। अब हम दूसरी बात बोलते हैं नॉर्मल वेरिएशन डे। नॉर्मल वेरिएशन डे क्या है? देखिए, एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि की इनिशियल बैलेंस कितना वाइड है और कितना डिफरेंस है इनिशियल बैलेंस की रेंज में और बाकी दिन की रेंज में, जो मैं आपको अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें हेल्प करता है ये समझने में कि ट्रेडर वन टाइम ट्रेडर एक्टिव है या अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव है। अब नॉर्मल वेरिएशन डे की बात करते हैं। इसकी जो रेंज है वो रेंज नॉर्मल डे से ज्यादा होती है। लॉन्ग इसमें अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर कंपैरेटिवली नॉर्मल डे से ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसमें रेंज ये लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं। अब इसके थोड़े से एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है मेंशन कि 60% जो वॉल्यूम है वो शॉर्ट टर्म का है, 40% जो वॉल्यूम है वो हमारा लॉन्ग टर्म का होता है। अब एक इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं एशियन पेंट का। जस्ट अ मिनट, एशियन पेंट का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ।
एक ये चार्ट मैंने ओपन किया है, स्टॉक ने ओवरऑल कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है और एक छोटी सी रेंज के साथ में, मतलब इसने रेंज को अपनी एक्सटेंड किया है और इस रेंज के साथ में अपना क्लोजिंग लगभग रेंज के पास में दी है। तो जस्ट ये एक हमारा नॉर्मल वेरिएशन डे हो गया, मतलब इसकी रेंज नॉर्मल जो डे है उसकी रेंज से ज़्यादा है। अब हमारा अगला जो है प्रोफाइल स्ट्रक्चर वो है उसको न्यूट्रल डे। न्यूट्रल डे में क्या है, रेंज भी एक्सटेंड होती है, लॉन्गर टर्म ट्रेडर भी आपको मिलेगा। ये दिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे इस तरह के दिन। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर है वो बायर और सेलर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अदर टाइम फ्रेम बायर और सेलर दोनों ही प्राइस को लेके कंफ्यूज होते हैं कि पर्टिकुलर जो प्राइस है ये फेयर वैल्यू है या नहीं, इसमें उनको कंफ्यूजन होता है। तो इसमें क्या है कि रेंज दोनों साइड एक्सटेंड होती है, प्राइस हायर साइड भी जाएगा, प्राइस लोअर साइड भी आएगा और ओवरऑल क्लोजिंग जो हमारी होती है वो सो कॉल्ड सेंटर में होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल डे। रेंज क्लियर, मैं दोबारा से अपनी बात को क्लियर करता हूं कि रेंज एक्सटेंड होगी, दोनों साइड एक्सटेंड होगी और अल्टीमेटली क्लोजिंग लगभग बराबर पर आके हो जाती है, क्योंकि वहां पर बायर और सेलर दोनों में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है या उनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मार्केट की जो वैल्यू है वो ठीक है या नहीं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल डे में किस को फिर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में या दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी हमारी होगी, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सट्रीम, और दूसरी कैटेगरी हमारी होगी न्यूट्रल न्यूट्रल सेंटर। तो न्यूट्रल एक्सट्रीम जैसा कि नाम से क्लियर है, मतलब यह है कि क्लोजिंग किसी एक डायरेक्शन में हमारी हुई, न्यूट्रल डे है पर क्लोजिंग हमारी किसी एक डायरेक्शन में हुई, मतलब या आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड। अब आप ये देखो कि जैसे बालाकृष्णा का चार्ट ओपन है, मूवमेंट दोनों ही साइड हुई है प्राइस की, अपसाइड और डाउनसाइड, और जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हमारी हुई है एक्सट्रीम हायर साइड में क्लोजिंग हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक एक अपमूव हमें दे सकता है, एक अपमूव इसमें पॉसिबल है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ न्यूट्रल एक्सट्रीम डे का। एक और एग्जांपल मैंने किया हुआ है बाटा का, इसमें भी देखिए रेंज एक्सटेंड भी हुई लेकिन एज सच कोई रिजल्ट नहीं है, क्लोजिंग हमारी डाउन साइड में हुई है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे न्यूट्रल एक्सट्रीम। और टुवर्ड्स जो क्लोजिंग है डाउन साइड हम एक एक्सपेक्ट करेंगे इसमें डाउन साइड के लिए। तो ओवरऑल सारे के सारे जो डेज मतलब प्रोफाइल के जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको सही वे में कैसे यूज करना है, मेन चीज वो है। ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट कि एक स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, ट्रेंडिंग डे हो गया, नॉन ट्रेंडिंग डे हो गया, वो सारे ठीक है चीजें। अब आप इसको किस तरह से यूज करते हो, अब आप क्या करो कि इसमें पहले आप कुछ चार्ट ऐसे सर्च करो कि जिसमें आप रिकॉग्नाइज करो कि इसमें हमारा अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर आ गया। जैसे दो एग्जांपल हम लोगों ने अभी भी किए हैं जो आप अगले 2-3 दिन में देखोगे, अमराजा बैटरी और एशियन पेंट का। अब आप थोड़ा सा पुराने चार्ट अपने ओपन करो, पुराने चार्ट पर आप जाकर देखो कि कहां पर आपको अदर टाइम फ्रेम की जो एक्टिविटी है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। फिर आप उसके अगले कुछ दिन का मूव देखो और उससे पुराने कुछ दिन का मूव देखो कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड डे आया है तो उसका रीजन क्या है, किस तरह से बैलेंस में स्टॉक आया है और किस तरह से उसने एक मूव को दिया है। तो ये सारी चीजें आप चार्ट पर देखो और अब आपके माइंड फ्रेम का ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो एक्टिव ट्रेडर है वो कौन है और उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट को रीड करो किस तरह से चीज रीड होती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम की। ये चीज मैं कई बार यूज कर चुका हूं लेकिन ये चीज मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सट्रीम हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि एक्सट्रीम जो है वो एक एग्रेसिवनेस है अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर की तरफ से। अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर जब भी मार्केट में आएगा वो एक मूवमेंट देगा मार्केट को, एक बहुत अच्छा मूव देगा, इनिशियल बैलेंस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा और जो स्ट्रक्चर होगा, बैलेंस जो स्ट्रक्चर होगा उसको पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड कर देगा। और ये स्ट्रक्चर इम्बैलेंस तब तक रहेगा, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 3 दिन, ये तब तक हमारा इम्बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा जब तक कि इसको एक फेयर प्राइस नहीं मिल जाए। वहां पर जाके हमारा प्रोफाइल एक बैलेंस प्रोफाइल होगा जो एक फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी तैयारी होगी। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से देखो।
तो एक्सट्रीम अल्टीमेटली जो एक्सट्रीम कहूँ या ये कहूँ कि बाइंग टेल सेलिंग टेल, जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा बायर, अदर टाइम फ्रेम बायर या सेलर, उतनी लंबी वहां पर हमें टेल मिलेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, या ये कहूँ कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा बायर या सेलर है। अब एक चीज़ यहाँ, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, रेंज एक्सटेंशन को। इसको हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे वो तब करेंगे जब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल से ट्रेडिंग किस तरह की जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग चैप्टर को कंबाइन करके देखेंगे कि हमें ट्रेड किस तरह से लेनी है मार्केट प्रोफाइल के साथ में। तो इस रेंज एक्सटेंशन को हम लोग तब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो टॉपिक है वो टॉपिक लगभग सेम ही चल रहा है कि हम रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं, हमारा अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर आ रहा है, तो साथ में हम लोग छोटा सा इसको देखते हैं रेंज एक्सटेंशन चीज होती क्या है। रेंज एक्सटेंशन एक्चुअली वही है कि हमारा जो आईबी है उसको ब्रेक किया गया, वो ब्रेक हुआ। अब उसमें मैं जैसे ट्रेड लेता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे अगर कहीं फेल्ड ऑप्शन मिल जाता है तो फेल्ड ऑप्शन के साथ में मैं ट्रेड ले लेता हूं मार्केट प्रोफाइल का। भी आपको ये चीज नहीं करनी, ये चीज आप धीरे धीरे शुरू करोगे। फेल्ड रेंज एक्सटेंशन कुछ जो उसकी थ्योरी है या हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसमें मेंशन किया गया है कि या तो हमें एक सिंगल प्रिंट मिलता है फेल्ड रेंज एक्सटेंशन पर, या फिर एक टेल मिलती है, 2 to 4 सिंगल प्रिंट हो सकते हैं उसमें, जिसको हम कहेंगे ये फेल है हमारा। या फिर हमारे टॉप या बॉटम पर एक डबल प्रिंट मिल सकता है कि यहाँ पर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है या जो रेंज है वो हमारी फेल हुई है। अब एक इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, बहुत इसको लाइट वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत छोटा सा इसको देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। एशियन पेंट का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने चार्ट ओपन किया। अब इसमें देखो समझने वाली इसमें हमारी क्या चीज़ है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहाँ से लिया है? प्रीवियस डे की पीओसी से, जो मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन होता है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन के बाद इसने क्या किया वो इंटरेस्टिंग है देखना, कि जो इसको मैं स्प्लिट अगर कर दूं प्रोफाइल को, ये हमारी स्प्लिट हुई प्रोफाइल कि पूरे दिन स्टॉक ने एक बड़ा मूव तो दे दिया, डाउन मूव, और उसके बाद स्टॉक ने एक ही जगह पर अपने आप को होल्ड करके रखा। रेंज एक्सटेंड की हमारी लास्ट का जो ये आया अल्फाबेट, लास्ट का जो थर्ड वाला मैं कहूंगा कि इसने रेंज को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड की बात क्या है कि लेकिन इसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। रेंज एक्सटेंड करने में इसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो थ्रू मतलब इस चीज को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ये हमारा हुआ एल, ये हुआ जे, के सॉरी के एल एम, हाँ ये हमारा के प्रिंट हुआ। के प्रिंट ने हमारी रेंज को एक्सटेंड किया, एल प्रिंट ने उस रेंज को और फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, इवन अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद क्लोजिंग हमारी यहीं पर हुई। अब हम इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में देखते हैं तो हम देखेंगे कि एक इतनी एग्रेसिव टेल बनी। एग्रेसिव टेल होने के बाद यहाँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक छोटी सी रेंज में अपने आप को होल्ड किया। तो पहली चीज ये समझ में आई कि ये जो डाउनफॉल है ये हमारा एक अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगर अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव होता तो इस रेंज को वो एक्सटेंड करते, और अगर ये एक्सटेंड नहीं हुई है रेंज तो इसका मतलब कुछ हद तक ये है कि यहाँ पर जो अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर है इस प्राइस को और ज़्यादा नीचे लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से, और जो डे फ्रेम ट्रेडर है, वन टाइम फ्रेम जो ट्रेडर है, उसको तो अपनी पोजीशन यहाँ पर कहीं ना कहीं कट करके जानी है, तो उसने अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्लोज किया। अब यहाँ एक ऑप्शन भी हमारा जो था, जो फेल हुआ ऑप्शन हमारा, और एक छोटे से एरिया में अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक को अपने आप को होल्ड किया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। यहां पर हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये प्राइस एक ऐसी प्राइस है जिसके नीचे सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस को फर्दर नीचे लेके जाने के लिए। वॉल्यूम हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। अब नेक्स्ट डे देखो कि नेक्स्ट डे स्टॉक ने रिजेक्शन कहां से लिया, एग्जैक्ट प्रीवियस डे की पीओसी से रिजेक्शन लिया है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैं कहता हूं रिजेक्शन होता है, और उसके बाद कितने सही तरीके से एक
प्रॉपर फॉलो थ्रू के साथ में जो प्राइस है उसने अपने आप को कवर किया और पूरा जो एक डाउनफॉल था पूरे डाउनफॉल को कवर किया। आप प्रोफाइल देखो, इलोंगेटेड प्रोफाइल है जिसमें हम कह सकते हैं कि अदर टाइम फ्रेम ट्रेडर एक्टिव है, ट्रेंड डे है। क्लोजिंग, अब आप क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग इसने कहा की क्लोजिंग जो हमारा 1 अप्रैल का जो वैल्यू एरिया हाई है, इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आकर इसने क्लोजिंग की। अब इसके बाद खैर ये पूरा प्राइस मतलब यहां हम लोगों ने जो रिकॉग्नाइज किया था कि ये 3 अप्रैल को कि यहाँ से डाउनफॉल पॉसिबल नहीं है, वो डाउन हमारा प्रेडिक्शन सही है और ये उसका नेक्स्ट डे का रिजल्ट है कि मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया और प्राइस को एक अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद तो आप एशियन पेंट का प्राइस देख ही रहे हो कि एशियन पेंट के प्राइस ने किस तरह से अपमूव दिया है। तो मेरा बस आपसे जस्ट कहना ये है कि आप समझने की कोशिश करो प्रोफाइल को कि प्रोफाइल आपसे क्या कह रही है, स्ट्रक्चर को समझो, उसको स्प्लिट करो, कंबाइन प्रोफाइल बनाओ, वीकली कंबाइन प्रोफाइल बनाओ। मैं हर स्टॉक की वीकली प्रोफाइल बनाता हूँ फ्राइडे को, जब जब क्लोजिंग जैसे फ्राइडे को हो गया तो वीकली प्रोफाइल बना के देखता हूँ हमेशा कि स्टॉक की प्राइस और वैल्यू में किस में डिफरेंस आ रहा है या कहाँ पर टीपीओ इकट्ठे हो रहे हैं कि जहाँ पर मैं कहूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। वो सारी चीज़ें हम करके देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप भी करो और जितना ज़्यादा हो सके उसको समझने की कोशिश करो मार्केट प्रोफाइल में, और फिर देखो कितना इफेक्ट आता है, आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक हम आज यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।